नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। हम लोग शुरू किए थे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग पढ़ चुके थे भारतीय संविधान के लिए बनाई गई जो समितियां थी उनको, और संविधान के स्रोत थे उनको पढ़ चुके थे। हम लोग एक समिति को छोड़ दिए थे, जो समिति थी हमारी क्या, प्रारूप समिति। आज थोड़ा सा हम लोग इसके बात कर लेते हैं, विस्तृत चर्चा भी कर लेंगे। प्रारूप समिति और इस संविधान निर्माण के लिए ही बनाई गई थी। संविधान के जो विचारों पर इसको बात करनी थी। कोई भी जो चीजें जोड़ी जा रही तो इसको क्या करेगी प्रारूप समिति क्या करेगी, संविधान पर विचार करेगी। इस संविधान निर्माण के लिए ही बनाई गई थी क्या, आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का पहला तो ये है प्रारूप समिति, इसे दूसरा नाम दिया जाता है मसौदा समिति भी नाम दिया जाता है। मसौदा समिति एक, और तीसरा नाम इसे दिया जाता है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। और चौथा नाम दिया जाता है इसे क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी। इतने नाम आपको याद रखना, चाहे मसौदा समिति बोल दे, चाहे प्रारूप समिति बोल दे, चाहे मसौदा पांडुलेखन समिति बोल दे, इन सब का नाम एक ही है। और ये जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब हुआ था, तो ये गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। इस समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। ये इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था इस संविधान पर विचार करेगी। संविधान पर विचार करने के लिए, यानी कोई भी चीजों को जोड़ना है, कोई घटाना बढ़ाना है, तो इस पे विचार करेगी। दूसरा इसे टाइटल दिया जाता है संविधान की सबसे बड़ी समिति। संविधान की सबसे बड़ी समिति यही थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान की सबसे बड़ी समिति कौन थी, तो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, संविधान पर विचार करना, ये उद्देश्य था। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे इसके कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। एक प्रश्न इससे बहुत बढ़िया बनता है, इसमें सदस्य कितने थे। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे तो वो कितने सदस्य थे, आपको याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जाता। पहला तो यही कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने हैं, 7 सदस्य हैं। और यदि पूछ ले कि भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य हैं। क्योंकि एक व्यक्ति तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निकल गए हैं, 6 अन्य सदस्य और रहते हैं। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम जोड़ दिया जाए तो सदस्य कितने होंगे, 6 होंगे। और यदि किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जाए तो सदस्य कितने होंगे, 7 होंगे। ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनता है। इस 7 में को आपको याद रखना है, इसमें क्या है, एक तो क्या है, अध्यक्ष, और क्या है, बाकी क्या है, अन्य सदस्य। तो 1 + 6। और याद रखना इसमें सदस्य कौन कौन है, आपको याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक, दूसरा बी, दूसरे व्यक्ति कौन है, BL मित्र। तीसरे कौन है, N गोपाल स्वामी आयंगर। चौथे कौन है, DP खेतान। पांचवे कौन है, मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला।
और छठे कौन है इसमें? छठे हो गए कौन आपके? के एम मुंशी, के एम मुंशी, कन्हैया मानिकलाल मुंशी बोलते हैं। और साथ में कौन हो गए इसमें? साथ में हो गए कौन? गोपाल, गोपाल कृष्ण माचारी, गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर लिखते हैं, गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर। ये याद रखना। 7 व्यक्ति हैं। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे बीएल मित्र, 3 से कौन हो जाए? तीसरे नंबर पे हो जाए गोपाल स्वामी अयंगर, चौथे नंबर पे डीपी खेतान, मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर। ये 7 व्यक्ति इसमें है। आपको इनमें से याद रखना, बीएल मित्र की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह आते हैं कौन? एन माधवराव। कौन आते? एन माधवराव। ये आते हैं इनकी जगह। बीएल मित्र की जगह कौन आएंगे? इनकी जब मृत्यु हो जाएगी, इनकी डेथ हो जाएगी तो इनकी जगह आएंगे एन माधवराव। और अगर आपसे पूछ लिया जाए डीपी खेतान की जगह कौन आया था, तो टी टी कृष्णा माचारी, टी टी कृष्णा माचारी। ये 2 लोग का क्या हुआ था? स्थानांतरण हुआ था, मतलब डेथ हो गई थी पद पर रहते हुए। तो इन दो की जगह कौन आए थे? एक बीएल मित्र की जगह एन माधवराव और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णा माचारी। आप लोग लॉजिक से भी याद रख लेना। देखो कैसे याद रख पाओगे? ए फॉर अंबेडकर, बी फॉर बीएल मित्र, सी फॉर स्वामी, डी फॉर डीपी खेतान, ई फॉर क्या हो जाएगा? इस्लाम, तो मोहम्मद सादुल्लाह। और अगर देखोगे फिर क्या है? के एम मुंशी और जी से आपको कृष्णा, गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर। ये याद रख लेना। तो कौन कौन हो गए? ए अंबेडकर, बी बीएल मित्र, सी स्वामी अय्यर आयंगर, डी डीपी खेतन, ई फॉर इस्लामिक, इस्लामिक मतलब मोहम्मद सादुल्लाह, एफ के एम मुंशी और जी जी फॉर गोपाल स्वामी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इसमें क्या थे? 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, 6 क्या थे इसकी जगह? इन 7 में से 6 अन्य सदस्य थे। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 6। और केवल इतना पूछे कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7। ये थी प्रारूप समिति के बारे में। हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत पूछा जाता है इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगर इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो संविधान का पढ़ना ही व्यर्थ है। इनको जानना बहुत जरूरी है। पहला तो इनका जन्म की बात कर लेते हैं हम लोग। जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 में। कहां पे? माहू जिला पड़ता है। और माहू जिला पड़ता है तो कहां है ये माहू जिला? आपका एमपी में पड़ता है। एक, इनके पिताजी का नाम याद रखना। पिताजी कौन थे? रामजी मालोजी सकपाल, इनके पिताजी थे। माताजी भी उनका याद रखना। माताजी कौन थी? तो भीमाबाई, भीमाबाई। ये प्रश्न आपको याद रखना है, पूछे गए हुए। 14 तारीख को आप दिवस मनाते हो, तो दिवस कौन सा हो जाएगा आपका? 14 तारीख को दिवस कौन सा हो जाएगा? इस 14 तारीख को भीम जयंती के नाम से जानते हो। भीम जयंती, भीम जयंती। या इस 14 तारीख को बोल सकते हो क्या? अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती। या आप लोग बोल सकते हो कि 14 तारीख को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? समानता दिवस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई, इनकी 2024 में जो जयंती सेलिब्रेट हुई है, 2024 में 134वीं जयंती मनाई गई।
ये बात आपको याद रखना। या तो आपसे बोल दे कि 14 तारीख को क्या मनाया जाता है, तो समानता दिवस बोल सकते हो, अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से 14 अप्रैल को जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म माहू जिला पड़ता है, ये मालवा पठार के ऊपरी वाला हिस्सा है। और मालवा का पठार कहाँ पड़ता है, तो एमपी में पड़ता है। पिताजी रामजी मालोजी सकपाल है, माताजी कौन है, भीमाबाई है। अगर इनसे पूछ लिया जाए इन्हें क्या कहा जाता है, इनको उपाधि दी जाती, इनको उपाधि क्या दी जाती है, तो आधुनिक भारत की मनु, आधुनिक भारत की मनु की संज्ञा दी जाती है। और दूसरा इन्हें क्या उपाधि दिया जाता है, संविधान का निर्माता, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, या संविधान का जनक, क्या कहा जाता, संविधान का जनक या जननी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संविधान का जनक या जननी। अगर आपसे बोल दिया जाए इनकी एक पत्रिका हुई, पत्रिका एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन थी, पत्रिका थी मूक नायक, मूक नायक इनकी क्या थी, एक पत्रिका थी। प्रबुद्ध भारत भी इनकी एक पत्रिका थी, प्रबुद्ध भारत। आपसे पूछी जाती मूक नायक, कई बार पेपरों में आई है कि मूक नायक किसकी पत्रिका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। संविधान का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। संविधान का निर्माता किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। जनक किसे बोला जाता, जननी भी किसे बोला जाता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता। अगर आपसे बोल दे कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया, इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, भारत रत्न, तो इन्हें भारत रत्न 1990 में मिला। और 1990 में मिला तो ये मरणोपरांत मिला। भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो कब, 1990 में सम्मानित किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पहला तो ये क्या क्या हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को, और अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार की बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार के मौलिक अधिकार है, क्या है। और इन्होंने इस वाले अनुच्छेद 32 को क्या क्या संविधान का, संविधान का जनक का, संविधान की जनक या आत्मा या हृदय, अनुच्छेद 32 को संविधान का जनक, आत्मा या हृदय कहा, किसने, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचार, और संवैधानिक उपचार की बात करें तो एक प्रकार की क्या है, मौलिक अधिकार है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 को क्या कहा, संविधान का जनक कहा, या संविधान की आत्मा कहा अनुच्छेद 32 को, या संविधान का हृदय कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो ये संविधान सभा में जो शामिल हुए थे, संविधान सभा में शामिल, तो पूर्वी बंगाल की सीट से शामिल हुए थे। ये कहां से शामिल हुए, पूर्वी बंगाल की सीट से आए थे, पूर्वी बंगाल। और कहां बैठे थे, तो पूना की सीट पे बैठे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इनके मध्य एक समझौता हुआ था, पूना एक्ट, पूना पैक्ट। और ये कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किनके मध्य हुआ था, तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। एक प्रश्न और बनता है इनसे, क्या बनता, ये तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में
भाग लिया। एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और गोलमेज सम्मेलन कहाँ लगाए जाते थे, ये लंदन में लगाए जाते थे। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से पेपर में बनते हैं। एक तो क्या हो गया, पहले जन्म आपसे पूछा जा सकता है, पिताजी का नाम से पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा तो मेरी गारंटी मूक नायक से। भारत रत्न से भी पूछा जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। तो कौन कौन हो गया। अच्छा, एक प्रश्न और देखो इनके बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा, तो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ये नागपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो नागपुर में। अगर आपसे पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय सेंटर, अंतरराष्ट्रीय सेंटर केंद्र कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में खुल रहा है। कहाँ, नई दिल्ली में ओपन हो रहा है। ये बात याद रखना। इनके नाम से एक ऐप आता, भीम ऐप, भीम ऐप, जिसमें हम लोग पेमेंट करते हैं। ये किसके नाम पे है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही ओपन किया गया है। अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल भी आपको याद रखना, समाधि स्थल। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है, ये क्या है, चैत्य भूमि। कहाँ है, चैत्य भूमि। अगर आपसे पूछ ले कि चैत्य भूमि का संबंध किससे है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपसे और भी पूछ ले, क्या पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था, इन्होंने धर्म अपनाया, कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म। कौन सा अपनाया, बौद्ध धर्म। तो इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। इतने प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आपको याद रखना है। पहले कौन कौन, तो अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा, संविधान का जनक या संविधान की आत्मा कहा, या संविधान का हृदय। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा, तो अनुच्छेद 32 को। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मूक नायक पत्रिका का संबंध किससे है, तो किससे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये बात याद रखना। ये बहुत अच्छे तरीके से आपका ये प्रश्न बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। और अगर इन्हों से और भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो इनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। का अध्ययन करने के लिए कहां गए, बैरिस्टर, यानी ये बैरिस्टर की क्या करने गए, अध्ययन करने गए, बैरिस्टर की डिग्री का अध्ययन करने के लिए गए थे। कहां गए थे, तो ये लंदन गए थे। कहां गए थे, लंदन गए थे। ये प्रश्न भी आपको याद रखना। एक प्रश्न और याद रख लेना इनसे। इनसे क्या प्रश्न याद रखना आपको, अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही हैं। पहला तो कौन हो गए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है। तो इतने प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति से आपको याद रखना। ये प्रश्न लगातार पेपरों में पूछे जाते हैं। ये थी सबसे बड़ी संविधान की समिति थी, जिससे लगातार प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं। हम लोग संविधान की समितियां पढ़ चुके हैं, संविधान के तत्व भी पढ़ लिया हम लोगों ने कि संविधान का निर्माण कितने दिन में हुआ, कितने समय में हुआ। हम लोग थोड़ा सा एक प्रश्न और देख के लेते हैं। एक प्रश्न हम लोग देखना है क्या, राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय गीत पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय गान पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। इस समिति के बाद एक नोट बना के लिख लेना, नहीं तो छूट जाएगा पीछे, क्योंकि नहीं याद रहता है तो आगे पढ़ोगे तो नहीं याद रहेगा। इधर ही थोड़ा सा नोटिस कर ही रहे हो तो थोड़ा सा नोटिस कर लो आप लोग।
देखो नोट बना के लिख लो इसको, कहीं छूट जाएगा नहीं तो, क्योंकि आगे हमें बढ़ना है तो भाग हम सूची में पढ़ेंगे। तो आगे देखो, राष्ट्रीय ध्वज, ये प्रश्न भी आपको याद रख लेना, 2-3 बार पूछा गया है। पहला तो राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृति कब मिली इसको, स्वीकृति तो आप बता देना 22 जुलाई 1947 को। कब मिली, तो 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकृति मिली। अगर आपसे पूछ ले कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले, इस राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था क्या, झंडा समिति। झंडा समिति, अगर मैं बोल दूं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बता सकते हो क्या, तो अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको ना मिले तो क्या मिलेगा इनकी जगह, दूसरा नाम JB कृपलानी। कौन मिलेगा, JB कृपलानी। ये झंडा समिति से पूछा जाता है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया, ये बनाया किसने, तो इसका डिजाइन किया पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया किसने डिजाइन किया, तो पिंगली वेंकैया ने। अगर आपसे पूछ ले इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये भी पेपरों में कई बार आया है, तो 3:2 में, यानी राष्ट्रीय ध्वज का इसमें रंग क्या है, क्या बोलते, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। अगर आपसे बोल दिए इसमें रंग कितने हैं, तो रंग है इसमें कितने, 3। कौन कौन से हैं, तो ये आपको याद रखना, केसरिया, फिर क्या है सफेद, फिर क्या है इसमें हरा। और ये भी आपको याद रख लेना, ये कहां पे है, ऊपर, और ये कहां है, मध्य में, और ये कहां पे है, नीचे। मध्य में एक प्रश्न और याद रखना, सफेद के बीच में एक रंग और मिलता है आपको, वो कौन सा मिलेगा, एक चक्र मिलेगा। वो चक्र कैसा होगा आपका, नीला। और इसमें कितनी होंगी, तीलियों से प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 24 तीलियां रहती है। क्या रहता है, 24 तीलियां। ये बात आपको याद रखना है। इसके निचले भाग में जो लिखा रहता है बेस, अगर देख लिया जाए, चलो देखो, पहला तो ये हो गया। झंडा से और पूछ लिया जाए कि ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, हमें ध्वज फहराने की भी स्वतंत्रता है, तो इसका वर्णन कहां पे है, अनुच्छेद 19A में वर्णित किया गया है। हम ध्वज फहरा सकते हैं, ये बात को आपको लिखा है अनुच्छेद 19 में, यानी ध्वज फहराने की स्वतंत्रता कहाँ है, तो अनुच्छेद 19 में है। अगर आपसे पूछ लिया झंडा कब कब फहराते, यानी फहराते, झंडा फहराते 2 दिन, एक तो 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त की बात करें तो ये कौन सा दिन है, स्वतंत्रता दिवस। और ये क्या है आपका, 26 जनवरी क्या हो जाएगा, गणतंत्र दिवस। अगर प्रश्न आपको कर दिया जाए कि 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कहां होता है, तो लाल किले पर होता है। 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण कहां होगा, तो लाल किले पर होगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी को ध्वजारोहण कहां होगा, तो ये भी बता सकते हो आप लोग। जनवरी को ध्वजारोहण होगा, ध्वजारोहण, तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है इंडिया गेट पे, इंडिया गेट। ये प्रश्न आपको याद रखना,
15 अगस्त तो लाल किले पर यानी ऊंचाई से झंडा को लहराया जाएगा, और यदि 26 जनवरी तो नीचे से, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नीचे होके, ऐसा नहीं कि ये प्रतीक इसलिए है कि लाल किले आपने इस दिन क्या किया, स्वतंत्रता पाई थी, इस वजह से आप क्या है लाल किले के से झंडे को क्या करते हैं, ध्वजारोहित करते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 15 अगस्त के दिन कौन झंडा का ध्वजारोहण करेगा, तो प्रधानमंत्री, और 26 जनवरी के दिन कौन करेगा, तो राष्ट्रपति इंडिया गेट से करेंगे। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं। इस राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं हम लोग देखे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बार, सबसे सबसे ज्यादा बार ध्वज फहराया, तो सबसे ज्यादा बार किसने ध्वज फहराया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार फहराया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू ने कितनी बार, तो 17 बार। अभी तक हमारे वर्तमान समय के प्रधानमंत्री भी नहीं फहराए, 17 बार फहराया। और अगर लगातार भी हो जाएंगे तो भी नहीं फहरा सकते अभी। तो ये बात याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में क्या क्या है। राष्ट्रीय ध्वज को अनुमति कब मिली, स्वीकृति कब मिली, तो 22 जुलाई 1947 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 जुलाई को। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यदि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले तो आपको आंसर में क्या मिल जाएगा, जेपी कृपलानी। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया, तो पिंगली वेंकैया ने। अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ लिया जाए तो क्या है, 3:2 है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, तो 3, केसरिया, सफेद और हरा रंग है। और मध्य में एक चक्र मिलता है जो आपका क्या है, नीले रंग है, और ये 24 तीलियों को क्या करता है, दर्शाता है। अगर आपसे पूछ लिया कि झंडे को कब कब फहराते, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को। 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते लाल किले से, जहां पे प्रधानमंत्री ध्वजारोहित करते हैं। और यदि आपसे पूछ लिया जाए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन, इंडिया गेट से राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके हाथ में है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा बार ध्वज फहराया। ये प्रश्न थे हमारे आज के जो राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में है। आगे बात करते हैं हम लोग संविधान के भाग की। संविधान के कितने भाग हैं, इन सभी पे हम लोग चर्चा करते हैं। इनके बारे में हम लोग को यहाँ, ये प्रश्न थे हमारे राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में। हम लोग पढ़ते हैं अब भारत के संविधान के लिए जो भाग थे। तो भारतीय संविधान की बात करें तो भाग कितने हैं भारतीय संविधान में, यदि बात किया जाए तो भाग है भारतीय संविधान में 22। ये मूल संविधान की बात है। मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22। और यदि आपसे बोल दिया जाए कि वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, तो वर्तमान संविधान में यदि भागों की बात किया जाए, हम लोग अनुसूचियां भी पढ़ेंगे, अनुच्छेद भी पढ़ेंगे, एक एक से हर चीज को डिफाइन करते चलेंगे। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भाग से। इनको भी देख लेते हैं, कल के दिन पेपर में ये आ जाते हैं, और इनको एक एक से ही पढ़ेंगे। पहले स्टार्टिंग में कर लो, बाद में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अनुसूचियों को लेके, अनुच्छेदों को लेकर, भागों को, एक एक शब्द बताएंगे हम लोग। पहले अभी देख लो, बाय द वे अगर आपके पेपर में जल्दी आ गए तो ये सब जल्दी मिल जाएंगे। हम लोग भागों की बात करते हैं, एक एक भाग से देखते हैं। तो भाग एक, और भाग एक में क्या है, केंद्र व राज्य। ये बात का केंद्र, राज्य, क्षेत्र। पहले भाग में क्या दिया गया है, आपका केंद्र, राज्य, क्षेत्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 से लेके कहां तक है, बता सकते हो, तो 1 से लेके 4 तक है। 1 से लेके कहां तक है, 4 तक है। ये बात आपको याद रखना। भाग 2 की बात करें, भाग 2,
तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। नागरिकता क्या है, भाग 2 में नागरिकता के संबंध में है। और अनुच्छेद कहां से दिए गए हैं आपके, कितने लिए गए हैं, 5 से अनुच्छेद 11 तक लिया गया। और यदि आपसे बात कर लिया जाए भाग 3, याद करने की गारंटी मेरी, मैं याद करके दिखाऊंगा, आप लोग को याद करके रखूंगा। याद करना कैसे, ये बात याद रखना। देखो आ तो कैसा बना, 3। तो अगर हम ऐसा याद रखें तो मौलिक, मौलिक में कितने शब्द हैं, 3। और आ की अगर शुरू अधिकार की बात किया जाए तो 3 से हो रही है आ की, देखो 3 के जैसा ऐसा बनाएंगे तो भाग 3। और ये अनुच्छेद कहां से आएंगे, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक आता है। और यदि भाग 4, भाग 4, और आपको भी पता है इसमें क्या है, नीति निर्देशक तत्व, और पूरा नाम क्या होता है इनका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP। कितने शब्द, 1 2 3 4, तो भाग 4। अनुच्छेद कहां से आएगा, तो अनुच्छेद याद रखना आपको 36 से लेके 51 तक आता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए भाग 4 का, भाग 4 का, तो भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। और यदि इनकी बात किया जाए तो अनुच्छेद कहां से आएगा, अनुच्छेद 51 का में आएगा ये। और दूसरा देखें, भाग 5, भाग 5 तो संघ, और संघ को लिखते हैं क्या, यूनियन। तो यूनियन में भी देखो शब्द कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो भाग 5। अनुच्छेद कहां से आएगा, तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भाग 6, भाग 6, और यदि बात करें इसमें क्या है, राज्यों के मध्य संबंध बताया गया, राज्य बताया गया। इसमें क्या है, स्टेट। एक राज्य होता तो केवल राज्य, इसमें राज्यों के बारे में बताया गया तो स्टेट्स हैं। अब स्टेट्स में देखो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, तो भाग 6। अनुच्छेद कहां से आएगा, तो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक आता है। अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक। भाग 7, तो भाग 7 इसमें कुछ नहीं ज्यादा है, निश्चित भाग है, निश्चित। तो ये अनुच्छेद कहां आता है, अनुच्छेद 238 में आता है। ये बात याद रखना, भाग 7 तक का किस्सा ये है। भाग 8 में क्या है, भाग 8 में क्या है आपको याद रखना थोड़ा सा। तो भाग 8 में क्या है, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। और ये कहां से है, तो अनुच्छेद 239 से लेके 200 कहां तक आएगा, 43 तक आएगा, 43 से लेके कहां तक आएगा, सॉरी 242 तक आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आपसे पूछ लिया संघ राज्य क्षेत्र, देखो ऐसे भी याद रख सकते हो, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9, भाग 9 इसमें क्या है, पंचायतें, पंचायतें क्या है, पंचायतें, यानी पंचायत। तो देखो इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाग 9।
और पंचायतों की बात करें तो कहाँ है अनुच्छेद, अनुच्छेद 243 ए से लेके अनुच्छेद 243 ओ तक है। ये बात आपको याद रखना, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आपके भाग 9 से पूछे जाते हैं। भाग 9 का इसमें क्या है, नगर पालिका, 9 का नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। और ये अनुच्छेद कहाँ है, तो अनुच्छेद 243 पी से लेके जेड तक है। कहां तक है, अनुच्छेद 243 से लेके अनुच्छेद 243 जेड तक। नौखा, नौखा तो सहकारी, सहकारी, सहकारी समिति, क्या, सहकारी समिति। तो ये अनुच्छेद 243 जेड जे में, ये बात याद रखना आपको 9 खा तक। और एक और याद रख लो आप लोग, भाग 10। तो इसमें क्या है, भाग 10 में एससी व एसटी का विवरण दिया गया है। यानी कि इसमें भाग 10 में क्या है, एसटी और एससी का क्या है, विवरण है। ये कहां से कहां तक आएगा, तो ये 243 हो गया है, तो 244 से 244 कहां तक आता है। इनकी बात किया जाए, अनुच्छेद कहां से आएगा, 244 से लेके 244 का तक इसका विवरण है। अब देखो ये क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का विवरण है। अब देखो इसको याद कैसे कर पाओगे, तो एस का शेप 5 के जैसा है और इस एस का शेप किसके जैसा है, तो 5 के जैसा। ये लॉजिक भी है, तो 5 और 5 10, तो एससी एसटी का विवरण किसमें है, भाग 10 में है। ये थे भाग 10 तक के हमारे भाग थे, आधे भाग हो चुके हैं। यानी भाग 11 की बात करें तो भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध है। यानी क्या है, भाग 11 केंद्र व राज्य के मध्य संबंध। ये याद रखना, ये क्या है, भाग 11 में केंद्र राज्य के मध्य संबंध है। तो ये क्या है, भाग 11 में केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। और ये कहां से आएगा, ये 245 से लेके 262 तक आता है। ये बात याद रखना, ये 245 से लेके कहां तक आएगा, 262 तक। तो ये प्रश्न आपको याद रखना, जैसे याद करने का आ जाए तो भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में क्या है आपका डीपीएसपी। डीपीएसपी में देखो तो कितने हैं आपके, 4 वर्ड है। कितने वर्ड हैं, 4 वर्ड है। तो भाग 4 अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 36। अगर पंचायत देखी जाए तो पंचायत को अगर तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, पंचायत में 9 वर्ड है, तो पंचायत भाग किस में आ जाएगा, 9 में। अगर देखा जाए संघ किस भाग में है, तो भाग 5 में। संघ में, यूनियन में कितने शब्द है, तो 5 है। स्टेट में कितने शब्द है, तो 6 है। अच्छा, भाग 11 की बात करें तो 262 से कहां तक है, 263 है। ये बात याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 12 बा से 12 और बा से वित्तीय उपबंध, और ये कहां से होगा, तो 264 से 300 तक होगा। कहां तक होगा, 264 से लेके 300 तक होगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। भाग 13 की बात करें तो भाग 13 में बा से 12 हो गया, बा से वित्तीय हो गया। भाग 13, भाग 13 में क्या है, भाग 13 भारत के भीतर व्यापार, भारत के भीतर व्यापार। और ये कहां है, 301 से लेके 307 तक है।
ये इधर तक आपको याद रखना 307 तक, यानी भाग 13 की बात करें तो ये भाग 13 तक की बात कर लिया हम लोगों ने। यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए, अच्छा एक प्रश्न और भी इसमें पूछा जाता है, इसमें अगर आपको 300 का भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 300 का तक देखा रहता है। तो भाग 1 से लेके हम लोग भाग 13 तक पढ़ चुके हैं। बाकी भाग जो बचे हम लोगों के, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बार में याद तो होगा नहीं। एक बार में हम लोग कोशिश यही करेंगे कि एक बार में ही याद हो जाए, एक बार में ही जितना पढ़ा वो याद हो जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। केंद्र और राज्य क्षेत्र का विवरण कहाँ है, तो भाग 1 में है। केंद्र और राज्य कहाँ है, तो भाग 1 में अनुच्छेद 104 1 से लेके 4 तक। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, या आप इसको ऐसे लिखोगे तो सिटीजन सिर्फ। अगर दो पार्ट कर दोगे, एक साइड तो सिटीजन हो जाएगा, एक साइड सिर्फ, तो दो पार्ट, तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 आ की अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो शुरू 3 ऐसे होगा, तो भाग 3 तो मौलिक अधिकार कहाँ है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, डीपीएसपी। कितने वर्ड है, 4, तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का, तो भाग 4 में क्या काम है, क्या है, मौलिक कर्तव्य, और ये अनुच्छेद क्या है, 51 का। भाग 5 संघ, संघ में वर्ड कितने हैं, 5। यूनियन, यूनियन संघ को क्या बोलते हैं, यूनियन, यूनियन में वर्ड कितने हैं, 5। तो भाग 5 में क्या है, संघ, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भाग 6 राज्य, स्टेट्स बोल सकते हैं, तो स्टेट में शब्द कितने हैं, 6, तो भाग 6 अनुच्छेद 2 151 से 237। भाग 7 आपका खाली है, कुछ है नहीं। ये जो आपकी शेष भाग है उनका बचा हुआ पार्ट दिया हुआ है, 238 में अनुच्छेद है, और भाग 7 में निर्सित। भाग 8 में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक। भाग 9 तो पंचायत, पंचायत को लिखोगे हिंदी में तोड़ोगे तो पंचायत। भाग शब्द कितने आएंगे, 9, तो भाग 9 अनुच्छेद कितना, 243 ए से लेके 243 ओ तक। भाग 9 का तो नगर पालिका है, अनुच्छेद 243 बी से लेके जेड तक। भाग 9 खा सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 से जेड जे तक। भाग 10 एससी एसटी, एससी 5 जैसा सेट दिख रहा है, तो 5 और 5 10, तो भाग 10 अनुच्छेद 244 से लेकर 244 का तक। भाग 11 केंद्र और राज्य संबंध, इस केंद्र में देखो तो यूनियन, और ये क्या लिखा है, स्टेट्स। तो देखो 5 शब्द ये है और 6 ये है, तो 6 5 11, तो कहाँ हो गया, ये आपका कहाँ आ गया, तो भाग 11 में। 6 5 11, तो भाग 11 केंद्र और राज्य के मध्य संबंध आपके कहा है, भाग 11 में 245 से लेके 263 तक है। भाग 12 में वित्तीय उपबंध 264 से 300 का या 300। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार 301 से लेके 307 तक। हम लोग भाग 13 तक पढ़ चुके हैं, आगे वाले भाग हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आप लोग को बताना है कि कैसा कंटेंट लग रहा है, मेहनत कैसी हो रही है। अगर मेहनत अच्छी हो रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।